नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है और उत्तराखंड की क्लास में हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। आगामी आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कुली एजेंसी का हेडक्वार्टर स्थित है। तो कुली एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर पौड़ी में है। पौड़ी गढ़वाल के अंदर कुली एजेंसी का हेड क्वार्टर है। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो इसकी स्थापना 1908 में की जाती है। स्थापना कब होती है कुली एजेंसी की? तो 1908 में होती है। और इसका विचार किसने दिया था? तो गिरजादत्त नैथानी के द्वारा इसका विचार सबसे पहले दिया गया था। 1908 में जोत सिंह नेगी के द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन सीधा यहाँ से बनेगा कि कुली एजेंसी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो 1908 में जोत सिंह नेगी के द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना की गई। कुली एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कुली एजेंसी का हेडक्वार्टर पौड़ी गढ़वाल के अंदर है। कहाँ पर है? तो पौड़ी गढ़वाल के अंदर कुली एजेंसी का हेडक्वार्टर है। कार्य की बात करें, यह व्यक्ति को काम पर रखते थे और उस कार्य के लिए इस एजेंसी के द्वारा उनको पैसा दिया जाता था। कुली बेगार को ख़त्म करने के लिए इस एजेंसी का गठन किया गया था। ठीक है, कुली एजेंसी का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कुली बेगार प्रथा को ख़त्म करना था। और काम के बदले क्या करना था? काम के बदले यानी जो मेहनत करते थे उनको काम के बदले पैसा दिया जाता था। पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल की स्थापना कब होती है? तो पौड़ी गढ़वाल की स्थापना 1840 में होती है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल की स्थापना कब की गई? तो 1840 में की गई। 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। 1969 को गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर पौड़ी गढ़वाल को बनाया गया। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल का गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर कब बनाया गया? तो 1969 में बनाया गया। और किसको बनाया गया? पौड़ी गढ़वाल को बनाया गया। पानी राखो आंदोलन कब चलाया जाता है? तो 1988 या 1989 में उफेर खाल पौड़ी गढ़वाल में चलाया गया था। पौड़ी गढ़वाल में विकास खंड कितने हैं? तो पौड़ी गढ़वाल के अंदर विकास खंडों की संख्या भैया 15 है। कितनी संख्या है? 15 है। तहसीलें कितनी है पौड़ी गढ़वाल की? तो 12 तहसील हैं। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 1.41% दशकीय वृद्धि दर पौड़ी गढ़वाल का है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 129 पौड़ी गढ़वाल का जनसंख्या घनत्व है। और लिंगानुपात की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल का लिंगानुपात 1103 है। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 82.02% पौड़ी गढ़वाल की साक्षरता दर है। और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 92.71% पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 72.6% पौड़ी गढ़वाल की क्या है? महिला साक्षरता दर है। तो कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो 1908 में की गई। और कहाँ पर की गई? तो पौड़ी के अंदर की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, अगर उसी अगले क्वेश्चन की बात करें, हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमायूं डिवीजन पुस्तक लिखी गई है। तो किनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? तो यह पुस्तक गंगादत्त उत्प्रेती के द्वारा हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमायूं डिवीजन पुस्तक लिखी गई है। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन इनके द्वारा किया गया था। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? तो कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन गंगादत्त उत्प्रेती के द्वारा किया गया। कुछ और अन्य पुस्तकों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में कुली बेगार का प्रथा जो कि 1987 में प्रकाशित हुई। और किनके द्वारा इसकी रचना की जाती है? तो शेखर पाठक के द्वारा इसकी क्या करा जाता है भाई? रचना की जाती है। गढ़वाल पेंटिंग्स किसके द्वारा लिखी गई? तो गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकुंदी दाल जी के द्वारा लिखी जाती है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न जो कि 1917 में प्रकाशित हुई। और किसके द्वारा लिखी गई है? तो पातीराम के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा मध्य हिमालय का पुरातत्व जो कि 1981 में कब प्रकाशित होती है? तो 1981 में प्रकाशित होती है। और जो कि यशवंत सिंह कठोच के द्वारा लिखी गई है। हिमालय की यात्रा 1948 काका साहब कालेकर की ये पुस्तक है। होली हिमालय जो कि 1905 में प्रकाशित होती है। और ये शेरमन ओकले की पुस्तक है।
गढ़वाल गजेटियर्स जो कि 1911 में प्रकाशित होती है और ये H.G. वाल्टन की पुस्तक है। और देहरादून गजेटियर ये भी कब प्रकाशित होती है? 1911 में प्रकाशित होती है और ये भी H.G. वाल्टन के द्वारा लिखी गई है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर जो कि 1910 में प्रकाशित होती है और इसके लेखक भी H.G. वाल्टन होते हैं। और अल्मोड़ा गजेटियर जो कि 1928 में प्रकाशित होती है, इसके लेखक भी H.G. वाल्टन होते हैं। तो हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमायूं डिवीजन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गंगादत्त उत्परती के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, पश्चिमी कुमायूं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पश्चिमी कुमायूं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो रामनगर को पश्चिमी कुमायूं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो अगर बात करें रामनगर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर रामनगर स्थित है। और नैनीताल की खोज किनके द्वारा की गई? नैनीताल की खोज पी बैरन के द्वारा 1841 में की जाती है। ठीक है, नैनीताल की खोज किसने की? तो पी बैरन ने की। और कब की? 1841 में की। नैनीताल में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो नैनीताल के अंदर तहसीलों की संख्या 9 है। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। विकास खंड कितने हैं नैनीताल के अंदर? तो 8 विकास खंड हैं। कितने विकास खंड हैं? 8 हैं। 1873 में नैनीताल में नगर पालिका का गठन किया गया। नगर पालिका का गठन नैनीताल के अंदर कब किया जाता है? तो 1873 में किया जाता है। नैनीताल का लिंगानुपात कितना है? तो नैनीताल का लिंगानुपात 934 है। कितना है? 934 है। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 83.88% नैनीताल की कुल साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 90% यहाँ की पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 77.3% यहाँ महिला साक्षरता दर है। ताल और झील की बात करें तो खुरपा ताल और जो कि कहाँ है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये खुर के समान इसका आकार है। खुरपा ताल का आकार कैसा है? तो खुर के समान इसका आकार है। भीमताल की बात करें, भीमताल कुमायूं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। कुमायूं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील भीमताल है। नौकुचिया ताल की बात करें तो सबसे गहरा ताल है और जिसकी गहराई कितनी है? तो 40 मीटर इसकी गहराई है। और नौकुचिया ताल में 9 कोने हैं। कितने कोने हैं? तो 9 कोने हैं। इसी कारण इसको नौकुचिया ताल कहा गया है, जो सबसे गहरा ताल है। और गहराई पूछेगा तो कितने मीटर की गहराई है? तो लगभग 40 मीटर की गहराई है। 7 ताल, ये 7 ताल पहले 7 झीलों का समूह था। ठीक है, 7 ताल 7 झीलों का समूह पहले था। तो क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमी कुमायूं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी कुमायूं का प्रवेश द्वार रामनगर को कहा जाता है। और रामनगर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रामनगर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय किस जनपद में है? कौन सा? उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय किस जनपद में है? तो ये देहरादून जनपद में है। कहाँ पर है? तो देहरादून जनपद में है। देहरादून की अगर बात करें तो 1825 को देहरादून को कुमायूं कमिश्नरी में शामिल किया गया था। देहरादून को कुमायूं कमिश्नरी में कब शामिल किया जाता है? तो 1825 में शामिल किया जाता है। 1867 में देहरादून नगर पालिका बनाई गई। 1867 में देहरादून नगर पालिका बनी। 1871 से देहरादून को अलग जिला के रूप में प्रकाशित किया गया। 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया जाता है? तो गढ़वाल मंडल में देहरादून को 1975 में शामिल किया जाता है। 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर निगम बन गया। ठीक है, देहरादून को नगर निगम कब बनाया जाता है? तो 9 दिसंबर 1998 में बनाया जाता है। देहरादून में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो देहरादून के अंदर विकास खंडों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। नगर निगम कितने हैं? तो दो नगर निगम है देहरादून में। जनसंख्या घनत्व कितना है देहरादून का? तो 549 यानी 549 जनसंख्या घनत्व है देहरादून का। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात देहरादून का 902 है। कितना है? 902 लिंगानुपात देहरादून का है।
कुल साक्षरता दर की बात करें तो 84.25%। कितना? 84.25% कुल साक्षरता दर देहरादून का है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 89.40% पुरुष साक्षरता दर देहरादून का है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 78.54% महिला साक्षरता दर देहरादून का है। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 32.33% 10 की वृद्धि यानी 32.33% 10 की वृद्धि दर है देहरादून का। साक्षरता में राज्य में प्रथम स्थान किसका है? तो देहरादून का साक्षरता में प्रथम स्थान है। और महिला साक्षरता की दृष्टि से भी पहला स्थान देहरादून का है। टाइगर फॉल प्रपात चक्राता देहरादून में है, जिसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर है। और शिखर फॉल जो कि राजपुर देहरादून में है। गरुड़ चट्टी झरना व झूला चट्टी झरना ऋषिकेश में स्थित है। तो ये कुछ देहरादून से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको हमें याद रखना है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय किस जनपद में है? तो देहरादून जनपद में है। जो अन्य पॉइंट बताए गए हैं उनको वो नोट डाउन कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? कौन सी? राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? ये हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है, इसका आंसर हमारा रहने वाला है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। अलकनंदा नदी की बात करें तो अलकनंदा की उत्पत्ति सतोपंथ चमोली से होती है और इसका मिलन जो होता है देवप्रयाग टिहरी के अंदर इसका मिलन होता है। और अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 195 किलोमीटर अलकनंदा नदी की लंबाई है। प्राचीन नाम क्या है अलकनंदा नदी का? तो विष्णु गंगा प्राचीन नाम है अलकनंदा नदी की। अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो अलकनंदा की सहायक नदियाँ सरस्वती, पश्चिमी धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडर, गरुड़ गंगा और नंदाकिनी, ये आदि जो हैं अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी की उत्पत्ति देवप्रयाग टिहरी से हुई है। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो गंगा नदी की उत्पत्ति देवप्रयाग टिहरी से हुई है। और इसका अंतिम बिंदु कौन सा है? तो इसका अंतिम बिंदु गंगा नदी की हरिद्वार है। और लंबाई कितनी है गंगा नदी की? तो 96 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो भागीरथी, अलकनंदा और चंद्रभागा और नयार गंगा की क्या है? ये सहायक नदियां हैं। उत्तराखंड में गंगा नदी को देवप्रयाग के बाद से गंगा के नाम से जाना जाता है। कहाँ से भाई गंगा नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग के बाद से गंगा नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अगर यमुना नदी की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो होती है बंदरपूछ के उत्तरी पॉइंट से होती है। अंतिम बिंदु इसका कौन सा है? तो यमुना नदी का अंतिम बिंदु धालीपुर जो कि देहरादून है। और लंबाई कितनी है? तो 136 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आसन, टॉन्स, हनुमान गंगा और ऋषि गंगा, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो नदी से कुछ ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो अलकनंदा नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, पार्वती व थामरी कुंड स्थित है। कौन सी? पार्वती व थामरी कुंड स्थित है कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। पार्वती व थामरी कुंड कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं पिथौरागढ़ में। अन्य कुंडों की बात करें जैसे कि नारद, त्रिकोण, मानुषी, सत्यपथ, ब्रह्मा और इसके अलावा गौरी कुंड, ये कहाँ पर हैं? बद्रीनाथ के पास में है। और कहाँ? चमोली में। और ये सभी कुंड कैसे हैं? तो ये ठंडे कुंड हैं। इनके अलावा जो हमें याद रखने हैं वैतरणी कुंड जो कि गोपेश्वर, सूर्य व चंद्रकुंड, सतोपंथ, ऋषि कुंड, वेदनी कुंड, ये सभी कहाँ हैं? चमोली के अंदर हैं। और ये भी कैसे कुंड हैं? तो ये भी ठंडे कुंड हैं। इनके अलावा हमें याद रखना है सरस्वती, गौरी, नंदी कुंड जो कि रुद्रप्रयाग के अंदर हैं और ये भी ठंडे कुंड हैं। इनके अलावा हमें याद रखना है नंद व देवी कुंड, ये बागेश्वर में है, ठंडे कुंड हैं।
ब्रह्मकुंड जो कि जागेश्वर में है और अल्मोड़ा के अंदर, यानी ये भी ठंडे कुंड हैं। सीताकुंड जो कि चंपावत में है और ये भी कैसा कुंड है, तो ये भी ठंडा कुंड है। सप्त व सूर्य कुंड जो कि बद्रीनाथ में है और चमोली के अंदर है, और ये कैसे कुंड हैं, ये गर्म कुंड हैं। गंगानी कुंड उत्तरकाशी में है और ये भी गर्म कुंड है, गर्म कुंड है। मदनकोट जो कि पिथौरागढ़ में है और ये भी एक गर्म कुंड है। तो हमसे पूछा गया है पार्वती व थामरी कुंड स्थित कहाँ है, तो पिथौरागढ़ के अंदर स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगला क्वेश्चन है, सीरा को अपने अधीन कर लिए जाने के बाद भारती चंद ने अपना सामंत किसे नियुक्त किया है। सीरा को अपने अधीन कर लिए जाने के बाद भारती चंद ने अपना सामंत किसे नियुक्त किया था। तो इन्होंने जो नियुक्त किया था, डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। भारती चंद की बात करें तो भारती चंद चंद वंश के कौन से नंबर के राजा होते हैं, तो ये 35वें शासक होते हैं। गद्दी पर कब बैठे, तो भारती चंद 1437 में, कब 1437 में गद्दी पर बैठते हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 1437 से लेकर 1477 तक, यानी 77 तक इनका कार्यकाल होता है। भारती चंद के पवाड़े कुमायूं के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। तो क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि कुमायूं के इतिहास में किसके पवाड़े प्रसिद्ध हैं, तो भारती चंद के पवाड़े कुमायूं के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। भारती चंद को डोटी पर विजय 1451-52 डोटी अभियान के तहत हुई थी। डोटी अभियान के तहत नायक जाति की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि डोटी अभियान के तहत किस जाति की उत्पत्ति होती है, तो नायक जाति की उत्पत्ति होती है। भारती चंद ने अपने पुत्र रतन चंद की सहायता से सोरा, सीरा, थल आदि पर अधिकार कर लिया। भारती चंद के समय डोटी या नेपाल के शासक जयमल था। तो जब भारती चंद का समय था, उस समय डोटी या नेपाल का शासक कौन था, तो जयमल था। भारती चंद इस वंश का सबसे पराक्रमी व साहसी राजा था। ठीक है, भारती चंद इस वंश का यानी चंद वंश का सबसे पराक्रमी व साहसी राजा होता है। कितने नंबर का ये शासक था, तो 35वां राजा होता है ये। और गद्दी पर कब बैठा, 1437 में गद्दी पर बैठता है। कार्यकाल की बात करेंगे तो 1437 से लेकर 1477 तक इनका हमें शासन काल देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन हमारा था कि सीरा को अपने अधीन कर लिए जाने के बाद भारती चंद ने अपना सामंत किसे नियुक्त किया, तो डुगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, मायावती आश्रम स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है मायावती आश्रम स्थित है। तो मायावती आश्रम कहाँ पर है, तो मायावती आश्रम की बात करें तो चंपावत जिले के अंदर मायावती आश्रम है। चंपावत का प्राचीन नाम क्या है, तो कुमू चंपावत का प्राचीन नाम है। और चंपावत की स्थापना कब की गई, चंपावत की स्थापना कब की जाती है, तो चंपावत की स्थापना जो की जाती है 15 सितंबर 1997 में। ठीक है, चंपावत की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा स्थापना की गई, तो सोमचंद के द्वारा की गई, जो प्रथम चंद्रवंशीय राजा होते हैं। कौन, सोमचंद प्रथम चंद्रवंशीय राजा होते हैं, जिनके द्वारा चंपावत की स्थापना की गई। डोटी के मल राजा बामदेव ने अपनी राजधानी चंपा बनाई थी। ठीक है, डोटी के मल राजा जो होते हैं बामदेव, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई, तो चंपा को राजधानी इन्होंने बनाई थी। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1563 ईस्वी तक चंद्रवंश के शासकों की राजधानी चंपावत थी। चंपावत में राजबुग्गा किला सोमचंद के द्वारा बनवाया गया था। 1872 में चंपावत को तहसील का दर्जा मिला। तहसील का दर्जा कब मिला, तो 1872 में चंपावत को तहसील का दर्जा मिलता है भाई। चंपावत गढ़ की गाड़ व चंपावती नदी के संगम पर स्थित है। चंपावती नदी के नाम पर चंपावत नाम पड़ा था। कब, किसके नाम पर, चंपावत का नाम जो पड़ा चंपावती नदी के नाम पर पड़ा था। चमोली की बात करें, चमोली की स्थापना कब की जाती है, तो 1960 में चमोली की स्थापना की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर गोपेश्वर में है। और चमोली का क्षेत्रफल कितना है, तो 8030 वर्ग किलोमीटर चमोली का क्षेत्रफल है। उत्तरकाशी की बात करें, उत्तरकाशी की स्थापना 1960 में की जाती है। और उत्तरकाशी का हेडक्वार्टर कहाँ है,
तो उत्तरकाशी में है और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 8016 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार की स्थापना 1988 में की जाती है और हरिद्वार के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हरिद्वार का हेडक्वार्टर हरिद्वार में है और जिसका क्षेत्रफल 2360 वर्ग किलोमीटर है। तो कुछ ये भी पॉइंट हमें याद रखने हैं इस प्रश्न से, जो कि आगे क्या कहते हैं एग्जाम में देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार के आरोप लगे थे? ऐसा कौन सा कमिश्नर था जिस पे हिंदू धर्म के प्रचार करने का आरोप लगा था? तो वो कौन थे? तो वो ट्रेल था। ट्रेल कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार करने का आरोप लगा था। ट्रेल के अगर शासनकाल की बात करें, ठीक है, ट्रेल के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल हमें 1816 से लेकर और 35 तक इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। कुमायूं का दूसरा कमिश्नर और पहला वास्तविक कमिश्नर था ये। कौन था? कुमायूं का दूसरा कमिश्नर और पहला वास्तविक कमिश्नर कौन था? तो विलियम ट्रेल थे। डाक सेवा इनके द्वारा 1816 में शुरू की जाती है। अल्मोड़ा जेल की स्थापना इन्होंने 1816 में की और 1816 में इन्होंने दूसरा भूमि बंदोबस्त किया और एक साला भूमि बंदोबस्त भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। 1817 में तीसरा व पहला त्रिसाला भूमि बंदोबस्त इनके द्वारा किया गया। 1819 में पटवारी पद का इनके द्वारा सृजन किया जाता है। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना विलियम ट्रेल के द्वारा की जाती है। 1822 में आबकारी विभाग की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। 1823 में कुमायूं कमिश्नरी का 26 परगनों में विभाजन किया गया। इसी के शासनकाल के बारे में कहा जाता है कि न वकील, न दलील, न अपील। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, किस के शासनकाल को न वकील, न दलील, न अपील का शासनकाल कहा जाता है? तो विलियम ट्रेल के। गार्डनर की बात करें, गार्डनर कुमायूं का पहला कमिश्नर था जो 9 महीने के लिए कुमायूं कमिश्नर बना था और इसका गार्डनर का कार्यकाल कब से कब तक होता है? 1815 से लेकर 1816 तक गार्डनर का हमें कार्यकाल देखने को मिलता है। 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा की शुरुआत, वो पहला एक साला भूमि बंदोबस्त किनके काल में हुआ? तो गार्डनर के काल में हुआ। रेमजे की बात करें, रेमजे का शासनकाल हमें 1856 से लेकर 1884 तक देखने को मिलता है। अल्मोड़ा में रेमजे कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रेमजे के द्वारा की गई। और रामनगर की स्थापना भी किनके द्वारा की जाती है? तो रेमजे के द्वारा ही रामनगर की स्थापना की जाती है। वह कमिश्नर जो पहाड़ी भाषा जानता था, स्थानीय लोग उसे रामजी साहब व अंग्रेज लोग उसे कुमायूं का राजा कहते थे। वो कौन थे? तो वो रेमजे थे। और अपने रहने के लिए उसने अल्मोड़ा, विंसर, रामनगर तथा तराई में मकान बनवाया था। तो किनके द्वारा बनवाया गया? तो रेमजे के द्वारा बनवाया गया था। सर्वाधिक कार्यकाल इसी का था, लगभग 28 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, किस कमिश्नर का शासनकाल सबसे लंबा रहा? तो रेमजे का कार्यकाल सबसे लंबा रहा और लगभग कितना? 28 वर्ष का शासनकाल हमें देखने को मिलता है। और रेमजे को बेताज बादशाह भी कहा जाता है। तो किस कमिश्नर को बेताज बादशाह कहा जाता है? तो रेमजे को कहा जाता है। बैटन की बात करें तो बैटन का जो शासनकाल हमें देखने को मिलता है 1848 से लेकर 1856 तक बैटन का कार्यकाल देखने को मिलता है। अस्पतालों की व्यवस्था यानी अस्पतालों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो बैटन के द्वारा की गई। सस्पेंशन पुल का निर्माण 1853 में श्रीनगर में बैटन ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, गोरखा शासन में पुत्रहीनों से लिया जाने वाला कर था। कौन सा? गोरखा शासन में पुत्रहीनों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो मरो कर था। कौन सा कर था? मरो कर था। गोरखा शासन का स्वशासन की बात करें तो 1790 से लेकर 1815 तक किसका शासनकाल है ये? तो गोरखा का शासन काल है। लगभग इन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया। गोरखाकालीन अगर करों की बात करें तो कुसही कर ब्राह्मणों पर लगाया
जाता था। कुसही कर जो लगता था वो किन पर लगता था, तो ब्राह्मणों पर लगता था। पुगाड़ी कर भूमि कर था, इससे लगभग 1.5 लाख आय होती थी और सैनिकों को वेतन इसी कर से दिया जाता था। टांड कर की बात करें तो टांड कर बुनकरों से लिया जाता था। तिमारी कर की बात करें तो सैनिकों को देकर, जिसमें फौजदार को 4 आना तथा सूबेदार को 2 आना मिलता था। मिझारी कर की बात करें तो ये शिल्प कर्मियों व जागरियों ब्राह्मणों से लिया जाता था। मरो कर की बात करें तो पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। रहता कर गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगता था। और सलामी कर एक प्रकार का नजराना होता था। सलामी कर कैसा था, तो ये एक प्रकार का नजराना कर होता था। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें याद रखना है कि गोरखा शासन काल में पुत्रहीनों से लिया जाने वाला कर मरो कर कहलाता था। और जो अन्य कर भी बताए हैं तो ये भी हमें याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, डोला पालकी की समस्या को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के समक्ष किसने रखा था। डोला पालकी की समस्या को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के समक्ष किनके द्वारा रखा गया था, तो ये जो रखा गया था रमेश चंद्र बहुखंडी के द्वारा रखा गया था। किनके द्वारा रखा गया था, रमेश चंद्र बहुखंडी के द्वारा रखा गया था। ठीक है, इससे बातें जो याद रखनी है कि डोला पालकी आंदोलन की बात करें, इसका नेतृत्व किसने किया, तो जयानंद भारती के द्वारा डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। ये शिल्पकार सुधार से संबंध था। किसके सुधार से संबंध था, तो शिल्पकार सुधार से इसका संबंध था। सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों यानी दलितों के इस आंदोलन का उद्देश्य श्रवण दूल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। शादी के समारोह में शिल्पकारों को डोला पालकी में बैठने का अधिकार नहीं था। यह व्यवस्था केवल उच्च वर्ण के लोगों के लिए ही था। दलित वर्ग के दूल्हा या दुल्हन पैदल ही जाते थे। इस व्यवस्था के खिलाफ जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 के आसपास चले आंदोलन के बाद शिल्पकारों यानी दलितों को यह अधिकार प्राप्त हुआ। 1911 में हरि प्रसाद ने यहाँ के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये अधिकार था किनके लिए, यानी शिल्पकारों को ये अधिकार दिलाना था कि शादी ब्याह में वो भी किनका, घोड़े या डोला पालकी का प्रयोग कर सकें। तो इसका नेतृत्व किनके द्वारा किया जाता है, तो जयानंद भारती के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो डोला पालकी की समस्या को सबसे पहले महात्मा गांधी के समक्ष किसने रखा, तो रमेश चंद्र बहुखंडी के द्वारा सबसे पहले रखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर हम उसकी बात करें, कुमायूं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुमायूं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, तो कौन सा है वो, तो चौथा अधिवेशन है। कौन सा अधिवेशन है, चौथा अधिवेशन है। कुमायूं परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1916 में कुमायूं परिषद की स्थापना होती है। कब होती है, 1916 में कुमायूं परिषद की स्थापना होती है। कुमायूं परिषद के अधिवेशनों की बात करें तो पहला अधिवेशन 1917 में होता है। और कहाँ पर होता है, तो अल्मोड़ा के अंदर होता है। पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा के अंदर हुआ और जिसके अध्यक्ष जयदत्त जोशी होते हैं। इसका लक्ष्य क्या था, इस अधिवेशन का लक्ष्य दूरस्थ गांवों तक परिषद का प्रचार व प्रसार था, जिसके लिए लक्ष्मीदत्त शास्त्री को चुना गया था। लक्ष्मीदत्त शास्त्री को यह जिम्मा दिया गया कि आप अधिवेशन के बारे में गांवों के अंदर क्या करेंगे, प्रचार और प्रसार करेंगे। दूसरा अधिवेशन 1918 में होता है और हल्द्वानी के अंदर होता है और जिसके अध्यक्ष राय बहादुर तारादत्त गैरेला होते हैं। इसका लक्ष्य होता है युवा नेतृत्व पर फोकस देना, यानी युवाओं को इस अधिवेशन के माध्यम से जोड़ना और जागरूक करना था। कुली बेगार प्रथा समाप्ति के लिए तत्कालीन सरकार को चेतावनी दी गई थी। कुली बेगार प्रथा समाप्ति के लिए क्या करा गया, उनको चेतावनी दी गई, यानी सरकार को चेतावनी दी जाती है इस अधिवेशन के द्वारा। तो दूसरा अधिवेशन 1918 में हल्द्वानी में होता है और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राय बहादुर तारादत्त गैरोला इसके अध्यक्ष होते हैं। तीसरा अधिवेशन 1919 में होता है और कोटद्वार में होता है और जो कि यह एकमात्र अधिवेशन होता है जो गढ़वाल में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं,
तो बद्रीदत्त जोशी होते हैं। इस अधिवेशन में पहली बार 500 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, तीसरे अधिवेशन में पहली बार ऐसा हुआ कि 500 से अधिक सदस्यों ने क्या करा, भाग लिया था। तीसरा अधिवेशन 1919 में कोटद्वार में हुआ, जिसके अध्यक्ष बद्रीदत्त जोशी होते हैं। चौथा अधिवेशन 1920 में होता है और कहाँ पर होता है, काशीपुर के अंदर होता है, जिसके अध्यक्ष हरगोविंद पंत होते हैं। असहयोग प्रस्ताव लाया गया। किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव लाया गया, तो चौथे अधिवेशन में लाया गया। यह अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी जाना जाता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन सा अधिवेशन जाना जाता है, तो चौथा अधिवेशन जाना जाता है। पांचवा अधिवेशन जो होता है 1923 में होता है। कब होता है, पांचवा अधिवेशन 1923 में होता है, टनकपुर चंपावत के अंदर, जिसके अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे होते हैं। भूमि बंदोबस्त व वन नीति पर चर्चा की गई। तो भूमि बंदोबस्त व वन नीति पर चर्चा किस अधिवेशन में की गई, तो पांचवें अधिवेशन में की जाती है और यह अधिवेशन 1923 में टनकपुर चंपावत में होता है। छठे अधिवेशन की बात करें तो छठा अधिवेशन 1926 में गनियातौली में हुआ, जिसके अध्यक्ष बैरिस्टर मुकुंदलाल होते हैं। इसके बाद इसी वर्ष 1926 में कुमायूं परिषद का राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये अधिवेशन से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको हमें याद रखना है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कुमायूं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, तो वो चौथा अधिवेशन है। कौन सा अधिवेशन है, चौथा अधिवेशन है, जो कि कब होता है, 1920 में होता है और कहाँ पर होता है, काशीपुर के अंदर, और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हरगोविंद पंत, जिसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो भारत का जो स्विट्जरलैंड कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो कौशानी को कहा जाता है। पिथौरागढ़ की बात करें, पिथौरागढ़ का स्थापना कब हुआ, तो 1960 में पिथौरागढ़ का क्या होता भैया, स्थापना किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर पिथौरागढ़ है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 7090 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नैनीताल की बात करें, नैनीताल की स्थापना 1891 में की गई और जिसका हेडक्वार्टर नैनीताल है और ये 4251 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।